नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आंवला के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कोरोना संक्रमण से बचते हुए कैसे करें खेती बाड़ी। आंवला की बागवानी अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और इन बागों से अच्छी फलत मिले, इसके लिए आपको बाग में इस समय कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो वर्तमान में आंवले के बाग में कौन कौन से कार्यों को किस प्रकार से करें, इस पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव। यह आंवले का बगीचा मेरा करीब 15 साल पुराना बगीचा है। इसमें सस्य कार्य जो करते हैं हम, पुरानी जो आंवले की तुड़ाई है उस तुड़ाई होने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। नई फसल की जो तैयारी की जाती है वो इसमें सबसे पहले होता है फरवरी में इसकी निराई गुड़ाई करते हैं, जो वीड्स वगैरह है उनको निकालते हैं। आंवले के बागों में अक्सर अनचाहे खरपतवार उगाते हैं जो पौधों से खाद पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इतना ही नहीं, ये खरपतवार कीट और रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि बागवान भाई समय समय पर बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते रहें। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक आंवले के फल मिलेंगे। किसान भाइयों, आंवले के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो आंवले के बाग में बागवान कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें, चलिए यह भी जान लीजिए। निराई गुड़ाई करने के बाद में इसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है। जो गोबर की खाद है वो करीब 50 किलो प्रति पौधे के हिसाब से गोबर की खाद डालते हैं, और उसी में हम सुपर फास्फेट, पोटास और यूरिया और माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह मिक्स करके उनको जमीन में मिला दिया जाता है। इसकी मात्रा जहाँ तक है तो हम 800 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से सुपर फास्फेट लेते हैं, करीब 250 ग्राम हम पोटास की मात्रा लेते हैं और 250 ग्राम हम यूरिया की मात्रा लेते हैं। इन सबको मिक्स करके हम पौधे के चारों तरफ जहाँ तक इनका जो जड़ें होती हैं उनके आसपास के एरिया में इसको मिट्टी में मिला देते हैं। जब इसके पत्ते वगैरह जो बढ़ते हैं उनके लिए धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन खाद थोड़ा सा इसमें देते रहते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट्स वगैरह का भी इसमें स्प्रे करते हैं, जिसमें मुख्यतः बोरोन की मात्रा अधिक हो। बोरोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब जब इसके फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट होती है, तो फ्लावर सेट होने में और फ्रूट को दाग धब्बे से मुक्त रखने के लिए इसमें बोरोन की मात्रा विशेष रूप से हम देते रहते हैं। जहां चाह वहां राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ये किसान भाई, जो कम पानी की उपलब्धता वाले स्थान पर आंवले की बागवानी करके कई वर्षों से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई सिंचाई जल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। उसके बाद में इसके ऊपर हम ड्रिप लगा देते हैं। जहाँ पर हमने ये खाद वगैरह चलाई है, मिलाई है, उसके ऊपर हम ड्रिप लाइन लगा देते हैं और ड्रिप से ही पूरे पौधों की सिंचाई होती है। और इसके बाद में जब बगर आता है, मार्च और अप्रैल में जब बगर आता है तो इसमें तब तक हम इसमें पानी नहीं देते हैं, और जब बगर की पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं उसके बाद में हम इसमें धीरे धीरे पानी देना स्टार्ट करते हैं। शुरुआती पानी हम बहुत कम मात्रा में देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाते हैं, और जब गर्मियाँ अपने पीक पर होती हैं मई जून में, तब इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बरसात के मौसम में फिर पानी की ज़रूरत कम होने लगती है। आज के समय में आंवले का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में समय रहते जो बागवान कीट रोग नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं, उनका बाग कीट रोगों के प्रकोप से बच जाता है और उन्हें अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। तो ये बागवान भाई कैसे करते हैं आंवले के बाग की सुरक्षा, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। बरसात के मौसम में इसमें थोड़े कीटाणु वगैरह, मिलीबग वगैरह की शिकायत आ जाती है, तो उसके लिए भी हम इसमें स्प्रे वगैरह का 1-2 करते रहते हैं। उसमें ज़्यादातर हम
जैविक का काम में लेते हैं, जैसे नीम पत्र है, आक के पत्तों का रस वगैरह है, उनको काम में लेते हैं। उसके फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं होता तो फिर रासायनिक दवाइयों पर हम जाते हैं, तो एक आधा स्प्रे करना पड़ता है रासायनिक का। तो उसके लिए भी हम इसमें प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन वगैरह या कुनालफास वगैरह का स्प्रे देते रहते हैं, तो उसमें रोग मुक्त रहते हैं फसल। इसमें पानी की बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है आंवले को, तो आंवले की फसल हमारे लिए फायदे का स्रोत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसे कि अभी कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है और अब ये महामारी गाँव में भी अपने पैर पसार रही है। ऐसे में किन किन सावधानियों को बरतते हुए आप कृषि कार्यों को करें, आइए इस बारे में जानते हैं जिला कृषि अधिकारी मिथिलेश कालिंदी से। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और इन दिनों हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जीतने का, और आने वाले दिनों में ज़रूर हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को लड़ाई जारी रखना है। हमारे जो किसान बंधु हैं, इनसे घबराए नहीं। भारत सरकार ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश या जिसे गाइडलाइन कहेंगे जारी कर दिया है। हमारे किसान भाई उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अपने खेती के कार्य में लगे रहें, कृषि के कार्य में लगे रहें। और जो भारत सरकार का निर्देश है उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं, दें। और जो भी कृषि कार्य है, जैसे बीज का बुआई हो या निकाई गुड़ाई हो या फसल की कटाई हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़रूर हम लोग जीतेंगे इस लड़ाई से और अच्छी खेती को हम लोग प्राप्त करेंगे। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। और जैसा कि किसान बंधु अब तक अवगत हो चुके हैं कि इस बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजिंग का बहुत ही महत्व है। वो जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं निश्चित तौर पर अपने भी यूज करते हैं, दूसरे किसानों को भी देते हैं। तो ये अगर कोई किसान यूज करता है उसको पहले सैनिटाइज कर ले, अपने को सैनिटाइज कर ले, उपकरण को सैनिटाइज कर दे, उसके बाद ही दूसरे किसान बंधुओं को दें। इसके अलावा अभी हमारे बहुत सारे किसान बंधु पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो जहाँ पर पशु को रखे हुए हैं वहाँ यदि वो प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करने के पहले अपने आप को सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने, ग्लव्स जरूर पहने, पैर में कोई वाटरप्रूफ का जूता अवश्य हो। और साथ साथ जो भी हमारे पशुधन उनके लिए जो भी उपकरण यूज किया जा रहा है उसे भी जरूर वो सैनिटाइज कर लें। और जहाँ तक किसान बंधुओं के उत्पाद का बात है, आराम से बाज़ार ले जाके बेचें। कहीं भी किसी तरह का अगर दिक्कत हो रहा हो तो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें ताकि उन्हें पास निर्गत किया जा सके। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़दीक के बाज़ारों में उनको बेच सकते हैं। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने, काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसके अलावा अभी एक जगह से दूसरे जगह जो हमारा कृषि उत्पाद का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग के समय में भी ध्यान देने की बात है कि जो भी हमारा कृषि उत्पाद है उसको अच्छी तरह से पैकिंग करें ताकि उसमें किसी भी तरह का संक्रमण का संभावना ना रहे। और दूसरे राज्यों में या दूसरे जिलों में जो हमारा
कृषि उत्पाद जा रहा है वह बिल्कुल संक्रमण मुक्त होकर के ही जाए, ताकि हमारा जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर का जो चेन है उसको किसी भी तरह का संक्रमण का संभावना ना रहे। इसके अलावा अभी सन्निकट हमारा जो खरीफ का मौसम है, किसानों को मैं बता देना चाहूँगा कि खाद बीज दुकान या जो हमारा फर्टिलाइज़र का ट्रांसपोर्टिंग में कहीं भी किसी भी तरह का रोक नहीं है, और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी दुकानों में फर्टिलाइज़र का बीजों का आवागमन होगा और वो वहाँ से क्रय करके हमारा जो आने वाला खरीफ मौसम है उसमें वो खेती कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सीवर भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस के लिए जारी की गई सरकारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसान भाई कुछ समय के लिए बुआई और सिंचाई का काम स्थगित कर दें। खेतों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था करें। कृषि रसायनों का प्रयोग फसलों में न करें। कृषि मंडियों में खुले आसमान में रखे हुए अनाज को ढककर रखें एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रखें ताकि अनाज को भीगने से बचाया जा सके। खेतों में लगे सोलर सिस्टम में भी अचानक तेज हवाओं के कारण नुकसान हो सकता है, अतः इनकी सुरक्षा हेतु जरूरी उपाय अपनाएं। यदि अपने आसपास मेघ गर्जन की आवाज सुनाई दे या बिजली चमकती हुई दिखाई दे तो पेड़ के नीचे आश्रय न लें। गत फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जोतकर खेत को खाली छोड़ दें। मई के दूसरे पखवाड़े में धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश की गई किस्में इस प्रकार है: पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, मुच्छल बासमती, परमल धान, PR 106, BK 190 इत्यादि उन्नत किस्में हैं। जिन खेतों में जड़ गलन के रोग का प्रकोप अधिक हो उन खेतों में बुआई के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आद्रयुक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर 10 से 15 दिनों के लिए छाया में रखें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा खेत में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव रेबत जिला अजमेर के किसान सुधाकर लाल ने। आप सफेद लट कीट के समेकित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सुधाकर लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय ये भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं। लट की पहली मोल्टिंग अर्थात आवरण बदली होती है और वे द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इस अवस्था में ये लट सबसे हानिकारक होती है। वैसे तो ये लट बहुभक्षी है, परंतु ये मूंगफली, मिर्च, ज्वार, बाजरा तथा मक्का को अधिक नुकसान पहुंचाती है। कुछ दिनों बाद यदि ग्रसित पौधों को उखाड़ कर देखें तो केवल मुख्य जड़ें ही दिखाई पड़ेंगी। बाद में ये मुख्य जड़ को भी बीच बीच में कुचल कर नष्ट कर देती हैं। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। सफेद लट का नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले इसके जीवन चक्र पे हमें ध्यान देना होगा। इसका साल भर का जो जीवन चक्र है, जिस समय बरसात होती है, पहली बरसात के समय आपने सबने देखा होगा, उसी शाम को नीम के पौधों पे, खेजड़ी के पौधों पे, सैनड़े के पौधों पे ये
भंवरा एक दिखता है भूरे से रंग का। ये भंवरा भयंकर रूप से उस दिन निकलता है और शाम के समय, निश्चित समय है संध्या का समय, जिसको अपन गांव में आरती का समय कहते हैं, उस संध्या की वेला में, आरती के समय में लगभग 7 बजे भंवरा निकलता है और उन पत्तियों पे खूब पत्तियों को खाता है। और पत्तियों को खा के नर और मादा मीटिंग करते हैं और मेट करके, और फिर मादा जमीन के अंदर गिर जाती है नीचे और अंडे देती है। उन अंडों से लटें निकलेगी और लटें धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था उनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें नुकसान का प्रतिशत भी खेत में बढ़ता जाएगा। जो भी फसल बोओगे आप, उसको वो खाती रहेंगी। और ऐसी प्रौढ़ अवस्था के बाद जब वो पक गई, लट मोटी हो गई खूब, उसके बाद वो शंकु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और शंकु में परिवर्तित होने के बाद वो वापस जमीन में जाके घुस जाती है और उसी समय जब बरसात होगी उस शंकु में से भंवरा निकलेगा। इसलिए सबसे आसान उपाय है इसके जीवन चक्र का पहले अध्ययन करें। समय जितने पेड़ ज्यादा हैं उन पेड़ों की या तो छंगाई करें, और जो इक्के दुक्के बचे हुए हैं उन पे अपन कीटनाशक का स्प्रे करें, छिड़काव करें उसी समय जब वो भंवरे वहां बैठते हैं। उस समय यदि छिड़काव करें तो वहीं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो अपन निश्चित रूप से सफेद लट के नुकसान से किसान फसल को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।